हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आओ, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बन सकते हैं, सबको क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंड व फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चंस कंटिन्यू बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ, जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी कि 29 से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। वह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ, हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोज़ में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से एक साथ आपकी ये सारी चीज़ें कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस टॉपिक से जो आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि कंटिन्यू पूछाता है, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र व संबंधित नेतृत्व करता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कहाँ से इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चलिए सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। बख्त खान ने नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से बात की जाए दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों, ये कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं।
तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए दोस्तों इसे डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वो वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को और उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टेट 1 आपका समाप्त हो चुका है, टेट 2 की तैयारी एमटी 2024 आपका हो चुका है, 25 दोस्तों आने वाला है। जीडी आपकी लग चुकी है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 भी होने जा रहा है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसे बहुत सारी आपकी वैकेंसीज हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न सहयोगी संगठन, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट वहाँ कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों जो भी टॉपिक समय द्वारा जहां पर उठा लिया जाता है उनको वहीं पे हर ट्रेंड से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो पूरा आपका स्टैटिक जीके, आपका पूरा जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 30 पीडीएफ में इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के जितने भी सहयोगी संगठन, डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि इनकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना के साथ साथ दोस्तों इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। अब सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए
तो इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को की बात की जाए दोस्तों, ध्यान रखें इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था, हालांकि करंट के पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है। यूएनएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताने हैं। स्थापना इसकी 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों कि ये भी टॉपिक्स आप लोग इसके साथ साथ यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा आपके PDF में पूरी तरह से कंप्लीट करके ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। देखिएगा, पॉइंट हमारा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया है, मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल की, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की बात की जाए, मोस्ट मॉडर्न नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूरोपीय संघ मोस्ट मॉडर्न, इसकी भी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात हो रही, जरूर ध्यान रखेंगे। स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी, 1960 में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट है दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा, करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और दोस्तों करंट अफेयर्स के मोस्ट और क्वेश्चंस को कलेक्ट करिए, एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को कंसंट्रेट होकर सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो इटली में। नेक्स्ट ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। और जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 100वां देश बन गया दोस्तों, तो वो पैराग्वे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अरुंधति राय है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस की PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला है आपका किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कपिल देव को। नेक्स्ट जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ओम बिरला को। और जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो NS राजा सुब्रह्मण्य को। नेक्स्ट
10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 जून को। और विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 20 जून को। अगला क्वेश्चन है, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी के में किया गया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पीटर पेलेग्रिनी है। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो सिरिल रामाफोसा है। और विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 का मनाया गया 17 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? उषा ठाकुर को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 का मनाया गया 29 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो अमित शाह हैं। और जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका बी राजीव हैं। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहौटी को। और किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया दोस्तों? तो रवि अग्रवाल को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इदाशीशा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मेघालय की। और किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं। और किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि आईजीसीएआर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीजी कड़ाहाड़कर को। किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। और किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो शील नागो को किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी हैं। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंद ढोलकिया को। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। अगला, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? जेपी नड्डा हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? एस राजीव को। और किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीएन गंगाधर को किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो 18वीं लोकसभा चुनाव थी। और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने चरणों में संपन्न होते हैं? तो 7 चरणों में। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के साथ कुल कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए? तो टोटल 4 राज्यों में। जरूर ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश था, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। नेक्स्ट, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो 1951 से 52 में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 543। ध्यान रखेंगे। ये जून 2024 का आप करंट कवर कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों जो भी क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उनके बेसिक से लेकर कंप्लीट करवा दिया आता है दोस्तों, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। जो भी मुद्दा आता है, जो करंट का ज्वलंत मुद्दा, उनके दोस्तों हम लोग A to Z सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वीरा कुमार थी। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर या दोस्तों अध्यक्ष। नेक्स्ट, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब आए? 4 जून 2024 को। और वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने? तो शिवराज सिंह चौहान है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपेन ने। नेक्स्ट, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर कप दोनों का खिताब जीता है दोस्तों? तो चीन। नेक्स्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 यानी कि ईपीएल का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। और महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। और विजेता की बात की जाए तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स रहा है। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता है? तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक। नेक्स्ट,
एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल कोलिंस ने। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। और फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग करंट को भी पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक रहेगा। कंटिन्यू हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए पृथ्वीराज रासो की, तो उनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम एक साथ ध्यान रखें। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी, दोनों के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनके लेखक दोस्तों लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ भीमायन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? कादम्बरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा गया है। लेखक कौन है? बाणभट्ट है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूंनामा की लेखिका गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक बीएस नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। रसतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। कुमार संभव, विज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, तीनों के लेखक आर के नारायण हैं। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, तीनों के लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। आगे बढ़िएगा। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जो भी टॉपिक्स जहाँ पे उठाए जाते हैं दोस्तों पूरी तरह से वहीं पे कंप्लीट किया जाता है। अगला गीत गोविंद, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों ध्यान रखें, अबुल फजल हैं। बीजक के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि, लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखक इंदिरा गांधी है। कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद है। लास्ट आपका मृछ कटकम, जिनके लेखक शूद्रक हैं। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? जोय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं। डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित हैं के साथ साथ ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये कहाँ पे संचालित हैं। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों इसमें नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जल विद्युत परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। फिर दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये भी दे दिया गया है, और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। बात की जाए भीमा परियोजना की तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। नेक्स्ट,
हीराकुड जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि ओडिशा में पड़ता है, महानदी पर संचालित है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे, फरक्का परियोजना की बात की जाए दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों ये केरल में पड़ता है, जो कि पेरियार नदी पर संचालित है। हर फैक्ट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना दोस्तों गुजरात के सूरत में पड़ता है, जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। और जवाहर सागर परियोजना दोस्तों ये भी राजस्थान में पड़ता है और ये भी चंबल नदी पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे, माता टीला बांध परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। और टिहरी बांध परियोजना दोस्तों आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। सलाल पन बिजली परियोजना दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पर संचालित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत के जो विभिन्न बंदरगाह डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होने के साथ साथ दोस्तों ये किस समुद्र या खाड़ी पे पड़ते हैं, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। अब चलिए दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें भारत के विभिन्न बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थिति या समुद्र या खाड़ी जहाँ पे पड़ते हैं और किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है, यह भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों मुंबई बंदरगाह की, जो कि अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। कोचीन बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, जो कि अरब सागर में पड़ता है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट, चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। नेहवा सेवा बंदरगाह या कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये ओडिशा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रख के चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यानी कि दोस्तों अभ्यर्थी हमारे पीडीएफ परचेस कर चुके हैं या परचेस कर रहे हैं दोस्तों, हो सके इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए, आपके पास अभी पूरा पर्याप्त समय है। एक अच्छी खासी दोस्तों आपकी सीट बन जाएगी। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है दोस्तों, पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ आएगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में क्लियर हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों आपके इस वैकेंसीज में सीटें कितने, कॉम्पिटिटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए तूतीकोरिन बंदरगाह की दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। कांडला बंदरगाह दोस्तों कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, गुजरात में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह दोस्तों हुगली नदी पर पड़ता है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। मरमगांव या मुरुमगांव बंदरगाह अरब सागर में पड़ता है, गोवा में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व संबंधित क्षेत्र। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। अब एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी दोस्तों पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पुनः आगे भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब एक तरफ दोस्तों इसमें
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए जिस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ध्यान रखिए टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें, क्या क्या? साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर दिया जाए, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों? रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र थे जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़िएगा। अब राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसमें भारत रत्न। तो दोस्तों कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों आपका? धन्वंतरी पुरस्कार। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किससे की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखनी। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों साइंस या करंट के और भी टॉपिक्स अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।